जर्नी देख रहे हैं आप। अनूप कश्यप भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सोलंकी जी। अनूप भारद्वाज जी के बारे में बता दूं कि ये जो यहाँ तक ये जो मुकाम हासिल किया है, इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में भी उनका कोई सानी नहीं है। ये ऑल इंडिया कश्यप राजपूत पंजाबी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बड़ी चीज़ आपको बता दें कि आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हरियाणा है, उसके भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही बड़ी चीज़ ये है कि जो नॉर्थ इंडिया फार्मा है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनके चेयरमैन भी हैं अनूप जी। अनूप जी, हमने आपकी यात्रा देखी और अभी जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से 500 लोगों को रोजगार देना, उनके परिवार को चलाना, यहाँ तक का सफर, ये शुरू से ही सोचा था आपने कि कुछ इस तरह का करना है आयुर्वेद के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में? सोलंकी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, हरियाणा आज का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छे लेवल पे हरियाणा के लिए एक आपने चैनल की जो स्थापित किया है, उसके लिए आपको, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। अब आप मुझसे पूछ रहे थे, यात्रा आपकी पूछ रहा था कि ये किस तरह से शुरू हुई। अमूमन हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हमारे लिए रोज की रोजी रोटी को इकट्ठा करना, उसको उसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। वहाँ इस तरह की सोच रखना, जो हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया है कि आपके बारे में जो थोड़ा सा बताया कि एक छोटे से कस्बे से निकलकर और जहाँ वो स्थिति थी कि टेम्पो में बैठकर आना और फिर यहाँ तक मुकाम हासिल करना, ये अमूमन सोच में आता ही नहीं व्यक्ति के। देखिए सोलंकी जी, मेरा जो जन्मभूमि है वो सफीदो शहर रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम भारद्वाज जी कश्यप, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। वो एक दवाई कंपनी में नौकरी किया करते थे, एक कंपनी थी। तो ये लगभग 84-85 की बात है, आज भी वो मुझे दिन याद है। तो कंपनी ने मेरे पिताजी को बोला कि आप सफीदों में नहीं रहेंगे, आप किसी शहर में जाइए और वहाँ जाके काम कीजिए कंपनी के लिए। क्या होता है ना, सफीदों जैसी जगह में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, उस समय में अगर शाम को लेट हो गए तो बस का ना मिलना, तो कंपनी ने अप्रोच किया कि आप करनाल पानीपत कोई जगह चूज कीजिए। तो वो कंपनी में मीटिंग करके आए और शाम को हमें बोला कि हमें सुबह करनाल जाना है। तो हम तो वहीं अपने जो हमारा घर था सफीदों में, एक किराए का मकान था, वहाँ भी पिताजी को 6-7 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। तो सुबह एक फोर व्हीलर टेम्पू, आज भी वो मुझे दिन याद है, आके हमारे घर के बाहर खड़ा हो गया। सामान हमने पैक किया और टेम्पू के पीछे बैठ के आए। वो पूरा मुझे रास्ता आज भी याद है, वो पेड़ पौधे जो रास्ते में सब दिखे कि हम अपना गांव छोड़ के रोते हुए करनाल शहर में आ गए। तो करनाल शहर में आते ही हमने मेरे पिताजी ने एक किराए का मकान लिया। कितनी उम्र थी जब आपकी? ये मेरी उम्र थी लगभग, आप ये मान के चलिए मैं 75 बोर्न हूँ, तो ये 84 की बात है। तो करीब 9-10 साल का था। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जहाँ आप पैदा होते हैं वहाँ एक जुड़ाव हो जाता है उस ज़मीन से, और उसे छोड़कर, और एक बच्चे पर बड़ा असर पड़ता है इस बात का कि अचानक रातों रात उन्हें छोड़ना पड़ रहा है घर, जहाँ जिस भूमि से वो जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के बीच वो खेले हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है उस सफ़र में, बड़ा उस पर बड़ा नेगेटिव सा असर पड़ता है बच्चे के पीछे। लेकिन फिर आगे की यात्रा फिर किस तरह से? फिर हम लोग जैसे ही करनाल पहुँचते हैं, मेरे पिताजी ने, हम लोग 3 बहन भाई, मेरा छोटा भाई अमरीश, छोटी बहन नेहा, मेरा 6th क्लास में यहाँ एडमिशन होता है और एक प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ते हैं। तो करनाल शहर में आके देखा कि यहाँ का सफीदों से थोड़ा माहौल यहाँ एडवांस था। तो चलिए जैसे कैसे हम स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, बच्चों को लोग अपने स्कूटर पे छोड़ने आ रहे हैं, कोई स्कूटी पे आ रहे हैं, और हम तीनों बहन भाई पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि पिताजी की 6-7 हज़ार रुपये सैलरी थी, किराए का मकान था। तो हमसे ज़्यादा जो और बच्चे थे वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं क्योंकि रिसेस टाइम होता था, छुट्टी में वो कोई बाहर खाने जा रहा है, समोसे खाने जा रहा है, और हम अपना टिफ़िन ही खा के घर पे लौट आते थे। तो ऐसा रहा, धीरे धीरे करते चलिए, जैसे भी हुआ पढ़ाई की
जो मेरी लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट है, 91 में मेरे पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट में उनमें टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर आते हैं। तो जैसे ही उनकी टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर आते हैं तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज हो जाने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि दवाइयों का, डॉक्टर्स का कितना खर्च होता है। तो मैंने कंपनी से, जिसमें वो नौकरी करते थे, मैं हालांकि उस समय +2 में पढ़ता था, मेडिकल था मेरे पास। मेरा सपना था कि मैं उस समय के बी फार्मा करूं या BMS करूं या MBBS करूं, मेडिकल लाइन में जाऊं। मेरे पिताजी दवाई कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो सब सपना टूट गया क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया ये 1-2 साल में ठीक होने वाले नहीं है, इनका इलाज लंबा चलेगा। तो मैंने उस दवाई कंपनी के मालिक से आग्रह किया कि आप मुझे पिताजी की जगह मुझे नौकरी दे दीजिए। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और मुझे नौकरी दे दी। लेकिन मैंने जैसे 1-2 महीने नौकरी की तो जो 6-7-8 हज़ार मुझे मिलते थे, उसमें या तो हॉस्पिटल का खर्चा चलता था या घर का भी किराया देना था। तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम, जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था, उस कंपनी के मालिक से मैंने कहा कि आप मुझे नौकरी छोड़ के एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो करनाल शहर की, या एजेंसी दे दो। तो जितना मैं मेहनत करूँगा, दवाइयाँ बेचूँगा, अपना प्रॉफिट रख के बाकी पैसा आपको लौटा दूँगा अगर आपको विश्वास हो। खैर उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने मुझे दवाइयाँ उधार में दे दी। तो पहली बार में जैसे 15-20 हज़ार की दवाई उन्होंने मुझे भेजी, तो मैंने उसको लगभग 30,000-35 हज़ार में बेचा। अपना प्रॉफिट पहले ही महीने में 10 हज़ार आ गया, बड़ा खुश हुआ। कितनी बड़ी चीज़ है ये। देखिए अमूमन ये होता है कि हम नौकरी पा लेते हैं और उसके बाद इस तरह का साहस करना कि भाई आप मुझे नौकरी मत, आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दीजिए, मैं जितनी दवाइयाँ बेचूंगा उतना जितना प्रॉफिट होगा उसमें से मैं अपना हिस्सा लूँगा। और ये एक बड़ी बात ये है कि महज 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी और पहले ही महीने में 10 हज़ार कमा देना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद ये यात्रा जारी रहेगी। जर्नी देख रहे हैं आप। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यात्रा जारी है। अनूप कश्यप भारद्वाज जी की यात्रा, जिस तरह से एक MR से 500 लोगों तक रोजगार देना और आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ा नाम होना, ये 33 साल की वो यात्रा किस तरह से उन्होंने हासिल की, वो सफ़र जारी है। अनूप जी लगातार बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने नौकरी की बजाय डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना ज़रूरी समझा। उसके बाद यात्रा फिर इतनी बड़ी कैसे हो गई? चलिए पहले कीमत मान लेते हैं कि पहले महीने 10 हज़ार रुपये की आपने बचत कर ली, लेकिन ये ख्वाब इतना बड़ा लगातार कैसे बढ़ता गया? जैसे कि मैंने सोलंकी जी आपको बताया कि दवाई कंपनी की हमने एजेंसी ले ली, तो 30-1 हज़ार रुपये की हम सेल करते थे और 10 हज़ार रुपये महीना कमा लेते थे। 20 हज़ार रुपये कंपनी को देते थे। मेन उसमें जो बात थी, मैं उसमें बीच में आपको एक बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा कि वो जो दवाइयाँ बेचते थे हम लोग साइकिल के माध्यम से बेचते थे। साइकिल भी हमारे पास खुद का नहीं था। उस जमाने में 5 रुपये डेली किराए पे साइकिल लिया करते थे और शाम को वो साइकिल लौटाना होता था। तो कैसे ना कैसे हमने एक तरह साइकिल खरीदा 2-3 महीने बाद। तो फिर जब 6 महीने 8 महीने निकले, कंपनी का विश्वास बढ़ गया कि जो ये अनूप भारद्वाज कश्यप लड़का है ये अच्छी सेल दे रहा है। तो मैं भी कंपनी वालों से आग्रह किया कि अगर आप मुझे एक स्कूटर ले दें तो मैं इस सेल को, जो 25 से 30 हज़ार की सेल है, इसको 60-70 हज़ार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या बात। तो कंपनी वाले से मैंने जैसे ही आग्रह किया, वो भी दिन मुझे याद है, मैं नहीं भूलूंगा कि कंपनी के मालिक ने मुझे अपना स्कूटर थमा दिया, DDU 6618 ग्रीन कलर का बजाज चेतक, ये ले जाओ। और सोलंकी जी आप यकीन मानेंगे, मुझे स्कूटर चलाना भी नहीं आता था। किसी तरह मैंने दिल्ली में अपने चाचा जी को फ़ोन किया कि हमें स्कूटर मिल गया है और हमें इसको करनाल लेके जाना है। तो चाचा जी वहाँ पहुँचे। हम लोग दिल्ली से स्कूटर लेके करनाल पहुँचे। करीब 5 घंटे लगे। उस समय रोड भी छोटा होता था, इतना बड़े हाईवे नहीं था, जाम बहुत रहता था, ट्रक बहुत चलते थे। जैसे कैसे पहुँचे, करनाल पहुँचे अपने किराए के मकान पे। आपको ताज्जुब होगा कि जैसे ही हम घर में पहुँचते हैं, मैं स्कूटर अंदर लगाने लगा, गेट खोल करके, किराए का मकान था, मकान मालिक बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि आपका स्कूटर बाहर लगेगा, हमारी ऑलरेडी 3 स्कूटर खड़े होते हैं। एक तरफ खुशी और एक तरफ देखिए क्या होता है।
किराए के मकान पे रहना। जो एक्साइटमेंट जी, था, जो जी, जोश जी, था, जी, जी, वो जी, जी। मकान मालिक ने धराशायी कर दिया। उन दिनों देखिए, और फिर स्कूटर को बाहर लगाया हमने, तो वो दिन भी याद हैं कि रात को उठ के बाहर जाके देखना कि स्कूटर खड़ी है कि नहीं खड़ी है, कहीं कोई ले तो नहीं गया। चलिए वो भी दौर रहा, चलता रहा। और हमने जो कंपनी से कमिटमेंट की, 70 से 80 हज़ार रुपये कंपनी को हम भेजते थे, और हमारी भी प्रॉफिट बढ़ गई, 20-25 हज़ार हो गई, 30 हज़ार हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहा। जैसे ये सिलसिला चला, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, फिर कंपनी से आग्रह किया गया कि हमें आप कोई कार ले देंगे तो हम आपको 2 से 2.5 लाख रुपए महीना भेज सकते हैं। कंपनी ने वो भी हमारा बात स्वीकार कर ली कि आप ठीक है, एक गाड़ी खरीद लो। जो आज वो भी दिन मुझे याद है कि मैं उस दिन 75,000 रुपये कंपनी के लिए लेके गया था। तो कंपनी ने बोला ये 75,000 तो आप वापस ले जाओ, और भी जो पैसे चाहिए ले जाइए। उनको पता था कि जो अनूप भारद्वाज कश्यप है, ये जो कह रहा है वो बिल्कुल करके दिखाएगा। क्या बात, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अमूमन क्या होता है कि ये विश्वास हासिल करना किसी कंपनी का एक एम्प्लॉय के तौर पर, ये अपनी मेहनत से ही हो सकता है। और अनूप जी की मेहनत किस कदर लगातार उनके लिए मुकाम हासिल करती जा रही थी, मालिक का भरोसा हासिल हो रहा था। लेकिन ये जो पड़ाव था, उसके बाद अपने बिजनेस की तरफ जाना, नौकरी में अच्छा कर रहे थे, मालिक लगातार विश्वास कर रहे थे, उसके बाद ये क्यों जहन में आया कि नहीं यार अपना काम किया जाए? नहीं, तब तक नहीं था। जब ये बात हो रही है 95 की, 96 की, तब तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पिताजी का भी पूरा आशीर्वाद था। वो सुबह शाम घर पे बैठे ही हमारी हौसला अफजाई करते थे। उनका भी तजुर्बा था, वो भी हमसे शेयर करते थे। तो इतनी जब मैं मेहनत करने लगा, तो मेरा जो छोटा ब्रदर है अवनीश भारद्वाज, वो भी, उसको लगा कि भाई अकेला है, अकेले सुबह जाता है, रात को आता है, तो वो भी मेरे साथ लग गए। जैसे ही भाई मेरे साथ एंटर करते हैं व्यापार में, तो हमारा काम जो है और 2-3 गुना बढ़ जाता है। 1 और 1 कहते हैं ना, 11 हो जाते हैं। तो आज भी ये जो तरक्की का कारण है, उसमें मेरे पिताजी का आशीर्वाद और जो भाई है उसका सहयोग, ये सब मिल के इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। ये सिलसिला सोलंकी जी चलता रहा। हम लोग सेल बढ़ाते गए, धीरे धीरे करके करनाल से हमने पूरा हरियाणा कवर किया। हरियाणा के साथ साथ उस कंपनी के लिए आसपास के राज्यों में भी काम करना शुरू किया। जैसे ही हमने आसपास के राज्यों में काम करना शुरू किया, तो भगवान ने हमें अपना घर भी दे दिया। तो जब घर आ जाता है, थोड़ा आपके पास पैसा आता है, तो आपको लगता है कि रिश्तेदार भी नज़दीक आते हैं, तो वो भी आने लगे, वो भी कहने लगे कि हमें भी दवाइयों का काम कराइए। तो आप यकीन मानिए कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, यार दोस्त हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, सबको हमने दवाई के काम पे लगाया, अलग अलग शहरों में, चाहे वो पंजाब के शहर हों, राजस्थान के शहर हों, गुजरात के शहर हों, सभी में अपने रिश्तेदारों को। उससे भी क्या हुआ, 1 पंथ और 2 काज, उनको भी कमाई होने लगी और उस दवाइयों से हमें भी कुछ ना कुछ बचत होती थी। तो वो जो है, ये सिलसिला चलते चलते हमने पूरा हिंदुस्तान कवर किया। तो जैसे ही आप मान के चलिए, वो कंपनी के लिए हमने 2012 तक काम किया। फिर 2012 में जो है, मन में आया सवाल कि अब तो क्यों ना, पिताजी को बोला कि अपना काम किया जाए, अपनी कंपनी लगाई जाए। दूसरों के लिए हमने इतना बड़ा काम कर दिया, तो क्यों ना अपने लिए किया जाए। 2012 ये सिलसिला 91 में शुरू होता है, और लगभग 20 साल की वो मेहनत, उसके बाद ये तय करते हैं अनूप जी कि ये यात्रा आप क्यों ना मेहनत अपने लिए किया जाए, अपनों के लिए किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि ये 2012 की यात्रा और अब तक जो सफ़र तय किया है, वो किस मुकाम तक और कैसे पहुंचा है, उसकी कहानी भी जाने। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जर्नी देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अनूप जी की यात्रा, किस तरह से ये जर्नी हम सबके लिए एक प्रेरणा की कहानी बनी हुई है, उस पर लगातार बातचीत हो रही है। एक 8 साल का बच्चा उस गांव से चलता है, बहुत छोटे कस्बे से, और एक किराए के मकान से उठकर टेम्पू में पीछे बैठकर आते हैं, और उसके बाद फिर
500 लोगों को रोजगार देने का सफर तय करते हैं। उसी सफर पर लगातार बातचीत हो रही है। 2012 में आपने तय किया कि अपना काम शुरू करना है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं और कुछ ऐसे साथी भी मिलते हैं जिनके बगैर वो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। वो सारा हमें बताइए, वो चुनौतियाँ भी और वो लोग भी। जी सोलंकी जी, एक बार तो पिताजी ने भी उस समय मना किया कि आप अपनी फैक्ट्री मत लगाइए, क्योंकि अच्छा चल रहा है सब कुछ, अच्छी कमाई हो रही है, ट्रेडिंग में थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो। लेकिन नहीं, वो मेरे से प्यार इतना करते थे, मेरे छोटे भाई से, मेरे बहन से, तो वो कभी हमारी बात को टालते नहीं थे। तो कहते ठीक है, जो आपको अगर डिसाइड कर लिया है तो आप कंपनी लगाइए। आपने भरोसा कमाया है ना अपनी जी मेहनत जी से। जी जी। तो सोलंकी जी, मेरा कहना ये है कि 2012 में हमने कंपनी लगाई, तो जैसी कंपनी लगाई तो नहीं था, तजुर्बा नहीं था कि दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। जैसे तैसे करके हमने अपनी कंपनी लगाई, अच्छे डॉक्टर्स वैद अपनी कंपनी में रखे। लेकिन वही आप वाली बात कि जिन लोगों के ब्रांड हम बेच रहे थे, लोग उन्हीं को याद कर रहे थे। एकदम नई कंपनी पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। बहुत दिक्कत आई, 2012 में भी आई, 13 में भी आई, 2014 तक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ हमारे जो साथी थे जिन पे हमें बड़ा भरोसा था, जो बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, अनूप जी कंपनी लगाइए, लेकिन उन्होंने भी पूर्णतः साथ नहीं दिया। एक ज़िंदगी का सच आपको आपके सामने साझा करूंगा। ये बाद में ही पता लगता है कि वो कौन अपना है, कौन पराया है। जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, वो तो उस कंपनी के साथ चले गए जिन्होंने हमें बोला था कि आप कंपनी लगाइए, हम आपके साथ रहेंगे। और जो लोग ऐसे थे कि जो हमारे ही साथ आ गए, जो हमें लगता था कि वो तो उस कंपनी के साथ जाएंगे जिसमें हम काम करते थे। तो ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है आज के समय में भी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ये आपके काम करने के बाद में ही मालूम चलता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इतना कटु अनुभव होने के बाद भी जिन पे आप पे भरोसा था और वो भरोसे काबिल नहीं निकले, उसके बाद भी आपने लगातार अपना सफ़र जारी रखा। क्या प्रेरणा रही, क्या ताकत देती थी, कौन सी ऐसी लोग थे, कौन सी ऐसी बातें थी जो चलो अब शुरू कर दिया तो अब इसको अंजाम तक पहुँचा दिया? उसमें सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे पे रहा। वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। वो जब हम कभी उदास होते थे तो वो दोगुनी ताकत से हमारे पास आके खड़े हो जाते थे। नहीं बेटा, अब इसको तो हमें कामयाब करना ही है, कैसे भी करना है, इसको करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। और मेरे ब्रदर जो हमेशा जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो वो जो है किसी भी मेहनत करने में नहीं घबराता है। थोड़ा सा भी कंपनी चलाने के लिए उसने दौरे शुरू कर दिए। उस समय 2013-14 में ट्रेन में कभी बनारस, कभी लखनऊ, तो कभी राजस्थान, अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, पार्टीज बनाई। और 15-16 की बात है कि हमारी कंपनी एक अच्छे मुकाम पे चलना शुरू हो गई। अपने दर्शकों को बता दूं कि लगभग 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है अनूप जी की कंपनी। आयुर्वेद में एक बड़ा नाम है और पूरे देश में यूँ कहिए कि जिस तरह से मेहनत वो 20-25 साल 30 साल की मेहनत है, वो आज पूरे देश में दिखाई देती है। एक और बात अनूप जी, ये यात्रा आपकी एक MR से शुरू होती है और फिर एक बड़े आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाने वाली कंपनी पर पहुंच जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आप कश्यप राजपूत सभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं। ये बिजनेसमैन से फिर सामाजिक जीवन के लिए कहाँ समय निकाल लिया आपने? जी जी जी, ये सोलंकी जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। जब हमारी कंपनी 16 के दशक में 17 में अच्छी चलने लगी तो पिताजी ने मेरे बोला कि बेटा अब तुम समर्थ हो, अच्छी कंपनी के मालिक बन गए हो, तो अब कुछ समाज सेवा भी करो। तो सोलंकी जी, मेरे कुछ मित्र थे जो कि JCI करनाल सिटी के मेंबर थे। मतलब JCI जो है जूनियर इंटरनेशनल क्लब है, तो उसकी मैंने मेंबरशिप ली ताकि हम कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें, सोशल कार्य कर सकें, क्योंकि पिताजी का सपना था कि अब थोड़ा सोशल कार्य भी करिए। तो मैंने वो JCI क्लब ज्वाइन किया और देखिए उस क्लब में मुझे इतना प्यार मिला कि उसमें लोग जो हैं 10 साल 15 साल से मेंबर रहते हैं
प्रधान नहीं बन पाते। 1-1.5 साल के अंदर ही 2020 में क्लब के जितने भी मेंबर थे उन्होंने मुझे प्रधान घोषित किया सर्वसम्मति से। 2020 में मैं JCI करनाल सिटी का प्रधान रहा। अरे वाह। तो वहाँ से जो है मुझे करनाल के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने प्यार देना शुरू किया, जहाँ से मेरा जो है सोशल जो ज़िंदगी जो है उसी JCI के माध्यम से शुरू होती है। फिर हमारी जब कोरोना का समय आया, कोरोना काल में जब समय आया तो हमारी एसोसिएशन, आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का गठन हुआ। पूरे हरियाणा के मैन्युफैक्चरर इकट्ठा हुए और उन सब ने मिल के मुझे सर्वसम्मति से जो है हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया। आज भी मैं अध्यक्ष हूँ और 3 साल का वो मेरा टर्नओवर था और दोबारा फिर से मुझे पिछले साल अगले 3 साल के लिए अध्यक्ष बना दिया। क्या बात। देखिए ये बड़ी चीज़ है। पिताजी की प्रेरणा इस बात का सबूत है कि व्यक्ति रुकता नहीं। अगर पिता का हाथ है, साथ है, आशीर्वाद है, सामाजिक जीवन में कुछ करना है, समाज के लोगों के लिए करना है, प्रेरणा वहीं से मिली। अब आगे क्या प्लानिंग है समाज के लिए, अपने व्यापार के लिए? जी थोड़ा सा बीच में आपको सोशल लाइफ के बारे में एक जिक्र और करना चाहूँगा सुरेश जी। बताइए। क्या है कि जैसे ही मैंने अपना आयुर्वेदिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना तो मैं कश्यप समाज से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पिताजी ने बोला कि आप कश्यप समाज की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उनकी भी थोड़ी सहायता कीजिए। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि दूसरे समाज में, उन्होंने कहा इस समाज को भी देखो और जनरल भी देखो। तो मैंने ही जैसे ही हमारा ऑल इंडिया कश्यप पंजाबी समाज है जी, उसमें आना जाना शुरू किया। तो जो समाज के लोग थे उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे जो उनकी जो 21 मेंबरीय कमेटी है भारत की, उसमें मुझे शामिल कर लिया और शामिल करते ही मुझे अगले साल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बड़ी चीज़ जी। ये लगातार, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, जी, ये इसका इनाम है। और लोगों को आप जैसे व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है और किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ख्र की बात है कि आप उनको लीड कर रहे हैं। तो अब हमारे दर्शकों को आखिरी में, क्योंकि यात्रा अमूमन क्या होती है, इससे इतने सारे अनुभव, आप जैसे व्यक्ति समाज के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं। हमने जीवन में देखा है कि ज़्यादातर लोग केवल और केवल सीमित रह जाना, मतलब चलिए ये मुकाम मिल गया, इसी में थोड़ा सा कुछ हो जाए बस, और उसमें ज़िंदगी तमाम कर लेते हैं। लेकिन आपने साइकिल से यात्रा शुरू की और अब ईश्वर की कृपा से और आपकी मेहनत से देखिए 500 के करीब लोगों को आप रोज़गार दिए हुए हैं। 1000 से ज़्यादा आप प्रोडक्ट मार्केट में चला रहे हैं, आपकी आयुर्वेद की दवाई। तो क्या आप हमारे दर्शकों को और ख़ासकर इस समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ाए रखे, किस पर ध्यान दें? देखिए, हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। हमें जो भी काम हम करते हैं उसको पूरी लगन से करें। और ख़ास तौर पे आज के जो युवा पीढ़ी है उसको मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका पेरेंटल व्यापार है उसको कभी मत छोड़िए, उसको आगे बढ़ाइए। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि मेरे पिताजी का ये व्यापार है, ये ठीक नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो नौकरी करूँगा। नहीं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो आपके फादर का, पेरेंट्स का जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है उस व्यापार का, वो आपको तो विरासत में ही मिल जाता है। आप उस दुकान पे जाते हैं, अपनी उस फैक्ट्री में जाते हैं तो वो आपको चंद दिनों में ही मिल जाता है। और आप कुछ नया काम करेंगे तो उसको सीखने में आपको सालों लग जाएंगे। अब मुझे ही देखिए, मेरे पिताजी वाला काम मुझे विरासत में मिला तो इतनी कामयाबी मिली। तो आप जो आपका पेरेंटल बिजनेस है, जो आपका जो पारिवारिक व्यापार है, उसको कभी मत छोड़िए। हाँ, आगे नए काम और साथ में जरूर कीजिए। बहुत प्यारी बात बताई है कि पहली बात तो ये है कि आप फोकस्ड रहें, मेहनत करें, और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको विरासत में मिला है आपके परिवार से, आपका पुश्तैनी काम है, वो अनुभव है, क्रेडेंशियल है उसके। और इतनी बड़ी चीज़ कि जो समाज में
इतने सालों से चली आ रही है, उस पर लोग भरोसा करते हैं। उस भरोसे को कायम कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। और दूसरी बड़ी चीज़, अनूप जी के जीवन से ये भी सीख मिलती है कि केवल नौकरियां करनी नहीं है, नौकरियां देने की सोचिए। और ये तभी संभव है जब आप परिवार की, आपकी विरासत को आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया अनूप जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत आपकी कहानी निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायी कहानी साबित होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी, Thank you. आपने इतना समय मुझे दिया, मुझे स्टूडियो में बुलाया। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का भी, हरियाणा आज का। बहुत फक्र है हमें कि आप हमारे साथ रहे। और फिलहाल ये जर्नी अनूप जी की, फिर एक और जर्नी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जर्नी देख रहे हैं आप